नमस्कार, सुबह लक्ष्मी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षिता सावंत। सबसे पहले देखते हैं आज की बड़ी खबरें। आज रात यूएस फेड के बयान से पहले अमेरिकी बाजार 0.25% फिसले। कमजोर नतीजों ने भी बिगाड़ा मूड, मगर एशिया पर नहीं असर। 2 महीने के निचले स्तर पर फिसला कच्चा तेल। नाइमेक्स क्रूड $44, ब्रेंट क्रूड $47 के नीचे, लेकिन सोने में थोड़ी चमक। आसान होंगे इनकम टैक्स नियम। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स समेत कई मुद्दों पर विचार करने के लिए सरकार ने बनाई कमेटी। अंबुजा सीमेंट्स, डाबर, जेट एयरवेज समेत कई बड़े नतीजे आज। अंबुजा का मुनाफा 22% गिरने और डाबर का मुनाफा 14.5% बढ़ने का अनुमान। इंडिगो चलाने वाली कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के आईपीओ का शानदार टेक ऑफ। पहले दिन ही 87% भरा इशू। आज खुलेगा एसएच केलकर का आईपीओ। और भारत में बिजनेस करने का माहौल सुधरा। वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में 12 स्थान का सुधार। 189 देशों की लिस्ट में अब भारत का नंबर 130वां। और बिहार में तीसरे दौर का मतदान शुरू। राजधानी पटना समेत 6 जिलों की 50 सीटों पर वोटिंग। लालू यादव के दोनों बेटों बीजेपी नेता नंद किशोर यादव की किस्मत दांव पर। और क्या संकेत मिल रहे हैं आज के कारोबारी सत्र के लिए, उसी के साथ शुरू करेंगे कार्यक्रम की। यहां पर जब हम देख रहे हैं कल भी भारतीय बाजारों में एक सीमित दायरे में ही कारोबार देखने को मिला। हल्की सी मुनाफा वसूली आखिर में देखी गई। 8250 के नीचे दिन की समाप्ति रही। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से संकेत देखें, अमेरिका में थोड़ी सी बिकवाली का दबाव आया है। ऑफकोर्स फेडरल रिजर्व की बैठक के बयानों का इंतजार रहेगा। उसके पहले हमने देखा है कुछ मार्केट हल्का सा क्रैक करता हुआ दिखाई दिया। आशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, क्या हाईलाइट्स रहे हैं कल के अमेरिकी बाजार के कारोबार के? इनफैक्ट अमेरिका ही नहीं, अक्रॉस ग्लोब हमने देखा इक्विटीज में दबाव देखने को मिल रहा है। अमेरिका की जहां तक बात है, कल 1/4% के आसपास ही कमजोरी थी। ध्यान रखें, कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो जो आर्थिक आंकड़े आ रहे हैं वहां पर, वो डिसअपॉइंटमेंट है। आज वहां पे शाम को बड़े इंपॉर्टेंट दिग्गज नतीजे आने वाले हैं, तो उससे पहले नर्वसनेस है। और साथ साथ फेडरल रिजर्व का जो स्टेटमेंट आएगा 2 दिनों की बैठक के बाद, उससे पहले शायद ज्यादातर लोग एग्रेसिव बेट्स लेना नहीं चाहते हैं, इसलिए आपने देखा कमजोरी के साथ कामकाज। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात है, जो लगातार एविडेंस मिल रहा है कि यूएस की इकोनॉमी अब धीरे धीरे वहां पे धीमापन गहराता हुआ नजर आ रहा है। और ये दिक्कत की बात यह है कि जो इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन था कि यूएस इकोनॉमी एकदम पटरी पर आ चुकी है, उसके एकदम कॉन्ट्ररी है। यहां से सबसे बड़ा धक्का लग रहा है। कल आपको याद होगा, हमने हाईलाइट करा था कि सितंबर के नई होम सेल्स के आंकड़े 11.5% गिरे। 1 साल का सबसे निचला नंबर वहां पे देखने को मिला है। इनफैक्ट अब वहां कल देर रात जो आंकड़े आए हैं, चाहे वो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर के आंकड़े हों, लगातार दूसरे महीने हम देख रहे हैं दबाव देखने को मिल रहा है। कंज्यूमर सेंटिमेंट एस्टिमेट से उससे कमजोर वहां पे देखने को मिल रहे हैं। और दिक्कत की बात कि ये सब आंकड़े जब आ रहे हैं, जब जल्दी अब वहां पे Q3 के एडवांस ग्रोथ एस्टिमेट्स आने वाले हैं। ध्यान रखें, गुरुवार को वहां पे तीसरी तिमाही के एडवांस जीडीपी आंकड़े आएंगे, और उससे पहले हम देख रहे हैं कि काफी कमजोर आंकड़े हैं। तो अब ज्यादातर लोग अनुमान कर रहे हैं कि जीडीपी एस्टिमेट भी शायद उम्मीद से कमजोर होंगे। दूसरी दिक्कत की बात या फिर इंपॉर्टेंट होगा, आज ध्यान रखें, नजर होगी कि 2 दिनों की फेडरल रिजर्व बैठक के बाद आज वो स्टेटमेंट देर शाम देर रात कहने भारतीय समय अनुसार आने वाला है। ज्यादातर लोग मान रहे हैं हालांकि फेड मूव तो नहीं करेगा, लेकिन जेनेट येलेन अभी भी वो स्टेटमेंट में कुछ इस तरह से इनकॉर्पोरेट करेंगी कि शायद दिसंबर का रूम अभी भी खुला हुआ है रेट हाइक को लेकर। खैर, उस स्टेटमेंट में सबकी नजर रहने वाली है। जहां तक यूरोप की बात है, प्रेशर है। कल 0.5% के आसपास का दबाव हमने हाईलाइट करा था, और यहां पे अभी भी 1% के आसपास ही कमजोरी के साथ कामकाज होता हुआ। जो नंबर्स आए, यानी कि जो अर्निंग्स आई, वो एक डिसअपॉइंटमेंट था, तो उसका प्रेशर था। चीन को लेकर जो आर्थिक आंकड़े आ रहे हैं, वो लगातार यूरोप पे ज्यादा दबाव बनाते हैं, और उसी का प्रेशर आप देख रहे हैं। और तीसरी दिक्कत की बात, यूरोप ज्यादा स्ट्रांगली कमोडिटीज में रिएक्ट करता है। कच्चा तेल फिर कर नरम पड़ता हुआ नजर आया, और उसके बाद हमने देखा वो प्रेशर और गिराया। एशिया कोई रीजन नहीं कि आउट परफॉर्मेंस दिखाए। एक तो ओवरनाइट क्यूज कमजोर है, कच्चे तेल पे हम भी रिएक्ट करते हैं, पूरा एशियाई पैक रिएक्ट करता है, तो वो उसका निगेटिव रिएक्शन है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि शायद एक निकेई था, सुबह हरे निशान के साथ कामकाज कर रहा है, वो सरप्राइजिंग है। अदरवाइज अक्रॉस एशिया कमजोरी है। एजेक्स निफ्टी दर्शा रहा है कि 1/3% के आसपास के दबाव के साथ शुरुआत हो। थोड़ी सी गिरावट के साथ शुरुआत होती हुई दिखाई जरूर दे सकती है। शुक्रिया अनिल, आशीष, इस जानकारी के लिए। और अनिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइन पर। अनिल, गुड मॉर्निंग। जैसे आशीष भी कह रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ी सी मुनाफा वसूली हो रही है। कल भी याद रखिए 8250 के नीचे समाप्ति देखने को मिली है। एक्सपायरी थर्सडे को है, यानी कि कल के सत्र में होती हुई दिखाई देगी। ऐसे में आज ट्रेडर्स के लिए क्या मौका है?
शुरुआत तो कमजोर होगी हर्षदा, जिस तरह के संकेत हैं, लेकिन लग रहा है कि अहम सपोर्ट लेवल के आसपास बाजार रुकना चाहिए। ऐसा भी नहीं लग रहा कि बहुत आसानी से बाजार 8,175, 8,200 के लेवल को तोड़ेगा, क्योंकि पोजीशंस जिस तरह की बनी है वहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लेकिन आज और कल अब 2 दिनों में काफी एक्शन होने वाला है, क्योंकि नवंबर की सीरीज से लॉट साइजेस बढ़ती हुई दिख रही है। उसका असर दिख भी रहा है कि वायदा कारोबार में कुछ पोजीशंस कम होती हुई दिख रही है, ओपन इंटरेस्ट घटता हुआ नजर आ रहा है और रोल ओवर्स भी थोड़े से धीमे हैं। तो इंटरेस्टिंग ये होगा कि रोल ओवर्स किस तरह से पिकअप हो पाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कमजोर शुरुआत होने के बाद 8,200, 8,175 की रेंज में शायद खरीदारी होती हुई दिखेगी। शायद कमजोरी तभी माननी चाहिए या फिर ज्यादा सेलिंग प्रेशर आपको तभी दिखेगा जब बाजार 8,175 के नीचे ट्रेड करना शुरू करे। अदरवाइज एक बार फिर से आप इन लेवल के आसपास बाजार को सपोर्ट लेते हुए देखेंगे और हो सकता है सेकंड हाफ में थोड़ी बहुत रिकवरी भी आए। ग्लोबल मार्केट्स कमजोर हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसी वीकनेस हो और जिसके दम पर भारतीय बाजार 8,200 के लेवल को तोड़ दे वैसा दिख नहीं रहा है। तो ओवरऑल 8,275, 8,300 की रेंज में वही ऊपर के लेवल पर प्रेशर, तो इस रेंज को ही ट्रेड करना है। और उस लिहाज से लगता है बेहतर यही होगा कि एक्शन रिजल्ट वाले शेयरों में रखा जाए जहां पर स्टॉक स्पेसिफिक होगा। ओवरऑल आंकड़े भी मिले जुले हैं, एफआईएस की तरफ से खरीदारी थोड़ी सी धीमी पड़ती हुई दिखी है, वायदा कारोबार में भी वैसे ही मामला है। तो कंसोलिडेशन वाला मामला आज भी फिर से दिखता है। शुक्रिया एनालिस्ट साहब एनालिसिस के लिए। तो दायरे में रहेगा 8,275 से 8,300 के बीच बाजार घूमता हुआ। कल याद रखिए बढ़िया वॉल्यूम्स पर बाजार फिर फिसलता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन जैसे अनिल ने कहा कि स्टॉक स्पेसिफिक्स पर ही ध्यान दिया जाएगा। कई कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं, अंबुजा, डाबर, जेट एयरवेज, ये बड़ी कंपनियां हैं जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। और क्या कहता है सीएनबीसी आवाज का पोल, ये समझ लेते हैं। हमारी रिसर्च टीम हमारे साथ मौजूद है। पूजा से शुरुआत करेंगे। पूजा बताइए, अंबुजा नतीजे कैसे रहेंगे? जी, अंबुजा सीमेंट से कमजोर नतीजे की उम्मीद है, क्योंकि कंपनी का जो एक्सपोजर है वो सदर्न रीजन में बिल्कुल नहीं है, जहां पर सीमेंट के दाम में काफी ज्यादा हाइक देखने को मिल रहा है। तो वहां उसको फायदा यहां पर नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से कंपनी की जो रियलाइजेशन है वहां पर काफी ज्यादा दबाव देखने को मिल सकता है, जिसके चलते मार्जिन पर भी असर पड़ेगा। और हमारा अनुमान है कि पिछले साल के करीब 18% के सामने इस बार कंपनी 15% के आसपास का मार्जिन पोस्ट करते हुए नजर आएगी। और इसके अलावा मुनाफे में हमारा अनुमान है कि 30% की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो कुल मिलाकर अंबुजा सीमेंट से कमजोर नतीजे की उम्मीद। वरुण, डाबर क्या ये बेहतर तिमाही रह सकती है? डेफिनेटली देखिए, अभी तक जो एफएमसीजी कंपनीज ने नंबर्स पोस्ट किए हैं वहां ज्यादा ग्रोथ तो देखने मिली नहीं है, और इसके लिए हम अनुमान लगा रहे हैं कि डाबर से भी सिंगल डिजिट ग्रोथ आपको देखने मिलेगी। लेकिन याद रखें कि इस कंपनी से हम अनुमान लगा रहे हैं कि हायर लेवल पे आपको सिंगल डिजिट ग्रोथ देखने मिलेगी, यानी कि रेवेन्यूज में करीब 9% के आसपास की ग्रोथ देखने मिल सकती है। मॉनसून खराब था तो रूरल सेल्स अब भी दबाव में है, और इसी के चलते वॉल्यूम्स पे कुछ हिट देखने मिल सकता है। मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया था उसके लोअर लेवल पे वॉल्यूम्स आ सकते हैं, यानी कि 6 से 7% पे कंपनी के वॉल्यूम्स आपको इस तिमाही में देखने मिल सकते हैं। जो कमोडिटी की प्राइसेस है वो काफी गिरी है, तो उसका कुछ हद तक फायदा कंपनी को मिलेगा। लेकिन एड स्पेंड्स कंपनी के लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो उससे जो मार्जिन है उसमें उतना असर नहीं पड़ेगा जितना पड़ना चाहिए था। हालांकि इसके बावजूद करीब 100 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़त आपको मार्जिन में देखने मिल सकती है। 18.2% से बढ़ के 19.2% के आसपास आ सकते हैं। जहां तक इंटरनेशनल कारोबार की बात करें तो वहां एक रिबाउंस देखने मिलेगा। उम्मीद की जा रही है कि इंटरनेशनल बिजनेस में करीब 10% के आसपास आपको ग्रोथ देखने मिल सकती है, और इसी के चलते कंपनी की जो आय है उसमें करीब 14 से 15% के आसपास की ग्रोथ आपको देखने मिलेगी। मैनेजमेंट की कमेंट्री पे खास ध्यान दे, खासकर क्योंकि इस कंपनी का रूरल में अच्छा खासा एक्सपोजर है, तो वहां किस तरह के आउटलुक निकल के आता है इस पे आपको खास नजर रखनी होगी। चलिए, ग्रामीण इलाकों में क्या कुछ मांग बढ़ रही है या नहीं, ये जानना जरूर होगा, इंपॉर्टेंट रहेगा डाबर के नतीजों में। लेकिन एविएशन सेक्टर में ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं काफी ज्यादा फोकस है इंडिगो के आईपीओ के साथ, लेकिन जेट पर आज ध्यान दीजिए क्योंकि नतीजे आने वाले हैं। पूजा, ये बताइए, जिस तरह से कच्चे तेल के दाम टूटे हैं उसका कितना फायदा मिल सकता है कंपनी को? जी, पिछली क्वार्टर भी इसका फायदा कंपनी को मिला था। काफी अच्छे नतीजे आए थे एटीएफ के दाम में कमी की वजह से, जिसकी वजह से कंपनी के ऑपरेटिंग कॉस्ट में काफी कमी देखने को मिली थी और प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छी बढ़त हुई थी। इस क्वार्टर भी हमारा अनुमान है कि कच्चे तेल में जो गिरावट आई है उसका फायदा यहां पर कंपनी को जरूर मिलेगा। एटीएफ के दाम में जो कमी आई है उसकी वजह से कंपनी के जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है वहां पर काफी ज्यादा कंपनी को फायदा मिलेगा, और हमारा अनुमान है कि मुनाफे में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। 70 करोड़ के सामने 133 करोड़ का मुनाफा इस बार पोस्ट करते हुए नजर आएगी कंपनी। इसके अलावा प्लांट लोड पैसेंजर लोड फैक्टर की अगर बात करें तो पिछले क्वार्टर करीब 82% का पैसेंजर लोड
लोड फैक्टर काफी अच्छा था, तो उसका एक फायदा कंपनी को रेवेन्यू में मिलता हुआ दिखाई देगा। हमारा अनुमान है कि 7% की अच्छी बढ़त यहां पर देखने को मिल सकती है। तो जेट एयरवेज से इस बार हम स्टेबल नतीजे की उम्मीद कर रहे हैं। चलिए, कुछ स्टेबल नतीजे रहेंगे, स्थिर रहेंगे नतीजे। शुक्रिया ऐसा एनालिसिस की। लेकिन जैसे हम बता रहे थे कि फोकस इस हफ्ते वैसे भी एविएशन कंपनियों पर है, क्योंकि इंडिगो चलाने वाली कंपनी इंटरग्लोब एविएशन का आईपीओ कल ही खुला और इसे आप कह सकते हैं शानदार रिस्पांस मिल रहा है। एक जोरदार टेक ऑफ किया है इस इशू ने। आईपीओ महंगा माने जाने के बावजूद आप देखिए पहले दिन ही 87% ये भरा है। QIBs का हिस्सा 3 गुना सब्सक्राइब हो चुका। हालांकि रिटेल निवेशक पहले दिन इस इशू से जरूर दूर रहे हैं, लेकिन याद रखिए रिटेल का हिस्सा कल सिर्फ 5% ही भरा है। कंपनी 3000 करोड़ से ज्यादा पूंजी जुटाने की कोशिश कर रही है। प्राइस बैंड 700 से 765 रुपए के बीच तय किया गया है और देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के इस आईपीओ में आपके लिए मौका है कल तक पैसे लगाने का। वहीं फ्रेग्रेंस और फ्लेवर सेक्टर की कंपनी HS केलकर का इशू आज खुल रहा है। कंपनी ने इसका प्राइस बैंड 173 से 180 रुपए प्रति शेयर रखा है। इस इशू के जरिए कंपनी की योजना करीब 500 करोड़ रुपए जुटाने की है। इस आईपीओ में निवेशकों के पास 30 अक्टूबर तक पैसे लगाने का मौका है। HS केलकर फ्रेग्रेंस और फ्लेवर इंडस्ट्री लिस्ट होने वाली पहली भारतीय कंपनी रहेगी। यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आपको बताएंगे निफ्टी में आज क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि SGX निफ्टी अब लगभग 26 से 30 अंक नीचे है। तो क्या बिकवाली पर ही जोर दिया जाए, कहां पर ट्रेड का मौका है, किन दूसरे स्टॉक्स पर रहेगी नजर, ये सब आगे। आप देख रहे हैं सुबलक्ष्मी CNBC आवाज पर। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स खत्म करने के लिए सरकार ने एक बड़ी पहल की है। सरकार ने इनकम टैक्स कानून में फेरबदल करने के मकसद से एक कमेटी बनाई है और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से। देखिए, दरअसल सरकार चाहती है कि टैक्स के दायरे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाया जाए और सरकार भी ये समझती है कि इसके लिए जरूरी है कि टैक्स से जुड़ी हुई उन प्रावधानों को हटाया जाए जिनकी जटिलताओं को देख करके टैक्स देने वाले इनसे बचना चाहते हैं या फिर टैक्स भरने से बचना चाहते हैं। इसी वजह से सरकार ने अब ये तय किया है कि इनकम टैक्स कानून के कुछ प्रावधानों में बड़ा फेरबदल किया जाए और फेरबदल किस तरह की किए जाए, इसके लिए कमेटी बनाई है। 10 सदस्यीय कमेटी है। इसमें हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस RV ईश्वर इसकी अगुवाई करेंगे और 31 जनवरी 2016 यानी अगले साल पहले महीने के आखिर तक अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। और सरकार की कोशिश है कि इन प्रावधानों को बजट में जब फाइनेंस एक्ट का ऐलान किया जाएगा तो उस वक्त इन प्रावधानों को जोड़ दिया जाए, यानी जो अगला बजट होगा उसमें आप देख सकते हैं कि इनकम टैक्स से जुड़े हुए कई कानून, नए कानून आ सकते हैं, पुराने कानून में आप बदलाव दे सकते हैं। इस कमेटी को जो रेफरेंस दिया गया, टर्म्स ऑफ रेफरेंस, उसके तहत कहा गया है कि सबसे पहले तो ये देखें कि इनकम टैक्स कानून में कौन कौन से प्रावधान है जो काफी जटिल हैं, उन जटिलताओं को खत्म करिए, उन प्रावधानों को सरल बनाइए। इनकम टैक्स के उन प्रावधानों की पहचान करिए जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो उसका रास्ता खुले और उसके लिए कुछ जरूरी फेरबदल सुझाइए। तीसरी बात कि कानून में लेकर जो अनिश्चितता का माहौल रहता है, कानून के इंटरप्रिटेशन को लेकर के, उस अनिश्चितता के माहौल को खत्म किया जाए। इसके लिए जिन प्रावधानों में बदलाव की जरूरत है उन प्रावधानों में बदलाव करिए। इन मैंडेट के साथ कमेटी का गठन किया गया है और किस्तों में कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी और माना जा रहा है कि बजट से पहले इन कमेटी की सिफारिशों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर वो कमेटी आसान करती हुई दिखाई देगी इनकम टैक्स के नियमों को और बहुत बड़ी पहल रहेगी ये सरकार की ओर से। लेकिन फोकस अब कुछ शेयरों पर जहां पर आज खबरों का असर देखने को मिलेगा। हमारे साथ है हमारी रिसर्च टीम की पूजा और सोनम। बताइए कौन से स्टॉक्स रहेंगे आज फोकस में? गुड मॉर्निंग हर्षिता। उन स्टॉक्स के साथ शुरुआत करेंगे जिन्होंने कल मार्केट आज के बाद अपने तिमाही नतीजे घोषित किए हैं। थर्मैक्स को सबसे पहले रडार पर रखिएगा, जहां पर कंपनी ने बेहद ही कमजोर तिमाही नतीजे घोषित किए हैं। हर एक पैरामीटर पर डिसअपॉइंटिंग है आंकड़े, जहां पर ऑर्डर एग्जीक्यूशन कमजोर होने का कारण तो दबाव बना ही है, साथ ही रॉ मटेरियल के खर्च में बढ़ोतरी के कारण मार्जिन पर दबाव बना है। 9.4% के मार्जिन कंपनी डिलीवर किए हैं पिछले साल के 10.6% के मुकाबले। मुनाफे में 25% की गिरावट दर्ज हुई है, वही आय में लगभग 9% की गिरावट दर्ज हुई है।
टाटा कम्युनिकेशन की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑपरेशनली काफी अच्छा क्वार्टर रहा है कंपनी के लिए। एबिटा मार्जिन्स की बात करें तो 14.6% के सामने इस बार करीब 15% का मार्जिन्स कंपनी ने पोस्ट किया है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले क्वार्टर के लॉस के सामने इस बार कंपनी ने 9 करोड़ का मुनाफा पोस्ट किया है। सीएट लिमिटेड यहाँ पे कंपनी के तिमाही नतीजे उम्मीद से कमजोर आए हैं। बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद रखी जा रही थी। यहाँ पे चीप टायर चाइनीज टायर्स के कारण तो कंपटीशन बढ़ता हुआ दिखाई दे ही रहा है। साथ ही डिमांड कमजोर होने का दबाव बना है। मुनाफे में सिर्फ 30.5% की बढ़ोतरी हुई है। आय में 2% की गिरावट दर्ज हुई है। वहीं 15% के मार्जिन एक्सपेक्ट किए गए थे, उसके बदले कंपनी ने 14.3% के मार्जिन डिलीवर किए हैं पिछले साल के 12.3% के मुकाबले। नतीजों के अलावा कुछ और स्टॉक्स की बात करें तो पेट्रोनेट एलएनजी का काउंटर आज फोकस में रहेगा। यहाँ पर कंपनी को करीब 10,000 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि अगर वो अपने सप्लायर से कार्गोज नहीं भी लेती है तब भी उनको ये पे करना पड़ सकता है। वो अपने तमाम सप्लायर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएट कर सकती है। मार्टी का काउंटर फोकस में रहेगा, जहाँ पे कंपनी अब अपनी पेरेंट सुजुकी को रॉयल्टी पेमेंट येन के बदले रुपी में करेगी। जितने भी नए मॉडल्स आएंगे उसके लिए ये नया कदम कंपनी का लागू हो जाएगा। साथ ही कंपनी के जो गुजरात प्लांट के लिए शेयरधारकों की मंजूरी मांगनी है वो अब कंपनी शुरुआत करेगी नवंबर 16 तारीख को। ये वोटिंग एंड हो जाएगा दिसंबर 15 तारीख को, और जो रिजल्ट आएगा वो दिसंबर 17 तारीख। तो दिसंबर 17 का दिन बहुत ही अहम रहेगा मार्टी के लिए। तो ये सभी स्टॉक्स रहेंगे आज फोकस में, जहां पर पूरा एक्शन बनता हुआ दिखाई देगा। लेकिन एक अच्छी खबर आती हुई, भारत में बिजनेस करने का माहौल जो है उसमें पिछले साल के मुकाबले काफी सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। वर्ल्ड बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भारत की अब पोजीशन जो है उसमें 12 स्थानों का इंप्रूवमेंट देखा गया है। 189 देशों के बीच भारत की पिछले साल रैंकिंग 142 थी, इस साल 130वें नंबर पर यह आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कारोबार की शुरुआत करना पहले से आसान और जल्दी हो गया है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि 2005 में जहां भारत में कोई बिजनेस शुरू करने में 4 महीने लगते थे, अब उसमें सिर्फ 29 दिन ही लगते हैं। हालांकि बैंक्रप्सी नॉर्म्स पर जो सरकार का फोकस रहा है वो इस रिपोर्ट में साफ जाहिर है कि वहां पर काम करने की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी वाला जो मुद्दा है वहां पर भारत की रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं आया है। पिछले साल ये रैंकिंग 136 की थी, इस साल भी 136 की ही है, लेकिन दूसरे पैरामीटर्स पर थोड़ा सा सुधार आता जरूर दिखाई दिया है। लेकिन अब फोकस करते हैं कि किन शेयरों में आज ट्रेड का मौका रहेगा। वरुण हमारे साथ बने हुए हैं। वरुण बताइए। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ केएल चोकसी के हेमंत कपाड़िया यहाँ हेवल्स में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। आपको 263 के लेवल इस काउंटर में देखने मिल सकते हैं, और सन फार्मा में 915 के लक्ष्य सुझा रहे हैं। दोनों ही काउंटर्स में इंट्राडे के कॉल से। इसके अलावा आरके ग्लोबल के राकेश बंसल ने ग्रेन्यूल्स इंडिया में खरीदारी की सलाह दी है। 3 से 4 दिनों में आपको 163 के लेवल से काउंटर दिखा सकता है। और एसएमएल इसूजू में भी इन्होंने खरीदारी की सलाह दी है। 4 से 5 दिनों में 1500 के लक्ष्य काउंटर आपको दिखा सकता है। और सबसे आखिरी में मानस जायसवाल.com के मानस जायसवाल ने 2 बिकवाली की सलाह दी है। बैंक ऑफ बड़ौदा में इनका कहना है कि बिकवाली करके चले। 2 से 3 दिनों में 164 के लेवल काउंटर में आपको देखने मिल सकते हैं। और डीएलएफ में भी उन्होंने बिकवाली की सलाह दी है। 2 से 3 दिनों में 123 के लेवल से काउंटर आपको दिखा सकता है। तो 6 में से 2 कॉल बिकवाली के हैं, 4 कॉल खरीदारी के हैं। चलिए, यहाँ पर ज्यादा खरीदारी के मौके अभी भी दिखाई दे रहे हैं। कुणाल सरावगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुणाल, निफ्टी के लिए क्या रणनीति होगी आज? देखिए, मुझे लगता है भी मार्केट में हालांकि मोमेंटम बहुत सब है, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है, इसीलिए मेरी राय खरीदने की है। और मुझे लगता है कि एक्सपायरी तक आपको 8350 8325 देखने को मिलेंगे। खरीद करके चलने की राय है। 8210 8190 के आसपास रखना चाहिए। ओके, तो आप कह रहे हैं कि अगर आज डिप मिलता है तो खरीदारी करनी चाहिए। किन स्टॉक्स में आपका रुझान है? क्या आप वहां पर भी तेजी की पोजीशन लेंगे? देखिए, मेरी खरीदने की राय है सिंडिकेट बैंक में, जहां पर मुझे एक ब्रेकआउट चार्ट्स पर दिखा है। मुझे लगता है कि इसमें और मोमेंटम बन सकता है। तो 102 103 के लेवल्स भी यहां पर एक्सपायरी से पहले आ सकते हैं। और इसके अलावा बिकवाली की राय है जस्टाइल में, जहां पर चार्ट्स पर एक ब्रेकडाउन आते हुए कल के चार्ट पर दिखा है। और अगर आज बाजार नीचे खुलता है तो इसमें आपको एक अच्छा मौका मिल सकता है। इस स्टॉक में मुझे लगता है कि आपको 950 के 940 के लेवल आते हैं। तो ये फिलहाल स्टॉक्स रेडार पर रखिए। जस्टाइन में बिकवाली, लेकिन सिंडिकेट बैंक में खरीदारी का मौका। शुक्रिया कुणाल इस जानकारी के लिए। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा ब्रेक, लेकिन आगे जब लौट कर आएंगे आपको बताएंगे कमोडिटी मार्केट में आज क्या है बड़ी खबरें और क्या हो आपकी रणनीति। आप
देख रहे हैं सुबह लक्ष्मी और अब फोकस करते हैं कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। जहां पर कल हमने देखा है कच्चे तेल में बिकवाली का सिलसिला हावी है। नाइमेक्स और ब्रेंट क्रूड दोनों पर हल्का दबाव देखने को मिला। आज सुबह का ट्रेड भी आप देखिए, ब्रेंट जो है वो $47 के नीचे कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। हालांकि सोना आपके रेडार पर लेकर आएंगे जहां पर थोड़ी सी चमक देखने को मिली है। कल के सत्र में कुछ कॉमेक्स पर स्पाइक था। आज सुबह की जो शुरुआत है उसमें $1 की गिरावट देखने को मिली है। प्रिया चौधरी हमारे साथ है कावी कॉमट्रेड की। प्रिया, आज सभी की नजरें होंगी कि फेडरल रिजर्व की बैठक में क्या निर्णय लिए गए हैं, यहां से आगे क्या डायरेक्शन मिलता है उस रेट हाइक को लेकर। उससे पहले सोना थोड़ा सा चमका जरूर है, क्या मौका है भारतीय बाजार में भी तेजी की पोजीशन लेने का? जी, आज सोने की बात करें तो फेड रिजर्व, जैसा आपने कहा कि फेड की मीटिंग को लेकर अभी एक्सपेक्टेशन है कि रेट हाइक नहीं होगा इस मीटिंग में। वही है, लेकिन इन्वेस्टर का अनुमान है कि इस साल के अंत दिसंबर तक रेट हाइक हो सकता है, तो इसका असर हमें सोने पे देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ इंडियन फिजिकल मार्केट में फेस्टिवल सीजन की वजह से सोने को थोड़ा मजबूती मिलेगा, तो ओवरऑल आज बाय करके चलना सही रहेगा। और साथ ही कच्चा तेल में देखें तो कंजम्पशन कम है, वहीं स्टॉक प्राइस ज्यादा हो रहा है। इसकी वजह से मार्केट बियरिश जोन में दिख रहा है और वहीं आज अनुमान है कि यूएस क्रूड इन्वेंट्री प्राइस के लिए निगेटिव रहेगा जी। तो ओवरऑल अभी सप्लाई ज्यादा है और कंजम्पशन कम है, तो इसकी वजह से कच्चे तेल पे दबाव देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पर बिकवाली करना बेस्ट रहेगा आज के दिन। शुक्रिया प्रिया इस जानकारी के लिए। कच्चे तेल में बिकवाली, सोने में खरीदारी का मौका आज ट्रेडर्स के लिए है। हम लेंगे इसी के साथ आपसे इजाजत, लेकिन बने रहिएगा आप CNBC आवाज पर, क्योंकि ब्रेक के तुरंत बाद आपके लिए हाजिर करेंगे स्टॉक 2020, जहां पर आपको मिलेंगे आज की 20 बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज।